Na2CO3.10H2O को अगर हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये क्या करता है, एक वाटर इसमें बच जाता है, दैट इज Na2CO3 बन जाता है .H2O, ठीक है, और यहाँ पर 9 वाटर मोलिक्यूल निकल जाते हैं। इसको अगर हम फर्दर हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं 373 केल्विन से ऊपर, तो बेसिकली क्या बनता है, Na2CO3 अनहाइड्रस फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये वाटर मोलिक्यूल, वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो भी अलग हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग सोडा ऐश, ओके, ठीक है। तो अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ Na2CO3 जो है यहाँ मिलता है हायर टेम्परेचर। दो स्टेज में इसका हीटिंग इफेक्ट बेसिकली रहता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अल्कली मेटल्स में एक चीज़ और बताऊँ क्या, अल्कली मेटल्स जो है फ्लेम पर कलर्स भी देते हैं, ठीक है। तो फ्लेम के कलर्स जो है बेसिकली वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे लिथियम जो फ्लेम पे, यहाँ ले लेते हैं फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, लिथियम, ये सब के सब अल्कली मेटल्स में सबके सब जो हैं वो हमारे कलर प्रोड्यूस करते हैं, और एज अ टेस्ट की तरह यूज़ होता है। जब कटायन का टेस्ट करते हैं हम लोग, तो फ्लेम टेस्ट उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है कि हमें मेटल के बारे में कहीं ना कहीं आइडिया दे देता है, ठीक है। तो लिथियम का जो कलर होता है दैट इज क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन सर रेड। थोड़ा अप कर दीजिए, वो लिखना था रिएक्शन। लिखो बेटा लिखो। यहाँ मैं इतने कलर लिख देता हूँ, सोडियम इज येलो, पोटेशियम इज violet, rubidium is red violet, ठीक है, एंड cesium is blue, okay, lithium is crimson red, then yellow, violet, red violet and then blue, ठीक है। ये फ्लेम पे टेस्ट रहते हैं। हमने अपने टाइम पे, मैंने इसको एक बहुत वैसे ट्रिक से याद किया था, ठीक है। ट्रिक समझना क्या है, क्राई वेर वेब, ऐसे मतलब एक वर्ड बना दिया था जिससे सीक्वेंस में ये याद हो सकें। तो बेसिकली क्राई में सी आर का मतलब है क्रिम्सन रेड, ठीक है, वाई का मतलब येलो, ठीक है। विर में बेसिकली क्या है, वी आई जो है वो है वॉयलेट को लेकर, और आर वी जो है वो है रेड वायलेट को लेकर, और लास्ट में बी जो है वो ब्लू को लेकर, ठीक है। क्राई विरबिब के नाम से ऐसे एक सीक्वेंस में याद करने के लिए, क्रिम्सन ये जो फ्लेम टेस्ट है वो बेसिकली काफ़ी जगह आ जाता है, मतलब कलर ऑन फ्लेम ऑफ अल्कली मेटल्स काफ़ी जगह पूछ लिया जाता था, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, NaHCO3 जो होता है, ठीक है, ये पहले के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते थे उनमें यूज़ होता था। कैसे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। सर रुबीडियम का रेड वॉयलेट दो कलर है या फिर ये कोई एक कलर है? हाँ, एक। एक कॉम्बिनेशन कलर है ये, ओके सर। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता था। जैसे अभी तो क्या है, CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ठीक है। उस पहले सिचुएशन ये होती थी, मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ कि एक ये सिलेंडर मान लो, जो उसका फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर था, ठीक है, उसमें क्या था, नीचे ना एक बोतल, कांच की बोतल जो है, ठीक है, वो फिट करी जाती थी। मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसे कांच की बोतल जो है, ठीक है, या इस तरह से कि इसमें एक कांच की बोतल रखी हुई है, और उसका एक नोक सा जो है, नोक सी जो है वो बाहर को निकाल के रखी हुई है। बाकी इसमें जो है अदर पार्ट जो है इसका, इसमें एक पाउडर फिल करके रखा हुआ है। मतलब, जैसे मैं थोड़ा सा वो कर दूँ,
इसमें हमारा NaHCO3 फिल करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो ये कांच की बोतल है इसमें H2SO4 लिक्विड में फिल करके रखा हुआ होता था, ठीक है। अच्छा, ये बोतल जो है इस तरह से, इसका जो एक जो बाहर को पॉइंट निकला हुआ है वो इस तरह से है कि अगर इस पॉइंट को बहुत तेज से अंदर की तरफ कर दोगे तो ये बोतल टूट जाएगी। मतलब जो एक कांच की बोतल टाइप से रखी हुई है अंदर पर, ठीक है, ये क्या होगा, ये टूट जाएगी। तो इसका एक इस तरह से पकड़ने का वो होता था, ठीक है, हैंडल। तो जब भी कभी ये यूज़ करना पड़ता था कि एज ए कहीं पर आग लग गई है तो इसको क्या करते थे, इस सिलेंडर को उठा के नीचे ऐसे पटक देते थे। तो जब भी नीचे एकदम से पटकोगे तो ये क्या है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा तो ये कांच की बोतल टूट जाएगी। और जैसे ये कांच की बोतल टूटेगी H2SO4 की, तो H2SO4 लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ही NaHCO3 में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर H2SO4 जैसे ही बाहर आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट है उसको क्या मिल जाएगा, एसिडिक H मिल जाएगा। ये जो बाइकार्बोनेट अनायन है HCO3 माइनस जो है उससे क्या मिल जाएगा, इसको H प्लस मिल जाएगा। H प्लस लेकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक तो Na2SO4 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, 2H2CO3 बन जाएगा। और जो H2CO3 है ये टूट जाता है, कार्बोनिक एसिड टूट के क्या बनता है, H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पर ये H2O प्लस CO2 टूट कर दैट इज 2H2O, 2H2O प्लस 2CO2, ठीक है। तो यहाँ से गैस CO2 प्रोड्यूस होती थी जो बाद में बेसिकली आउटलेट के थ्रू, ठीक है, वो CO2 गैस जो है वो यूज़ की जाती थी फायर को वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्लियर, ठीक है। तो NaHCO3 को यूजेस में मतलब इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते थे। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अल्कली मेटल्स में एक और सिचुएशन ये है कि जो लिथियम है, लिथियम छोटे साइज होने की वजह से थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। जैसे क्या है, लिथियम प्लस जो है वो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब ये स्मॉल साइज है तो क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से लिथियम का जो क्लोराइड है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब दैट इज 2H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेट में इसका हालाइड रहता है, दैट इज लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O। बाकी कोई अल्कली मेटल का हालाइड जो है ना ही NaCl इस फॉर्मेट में रहता है ना ही KCl इस फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। सिर्फ कौन रहता है, हमारा LiCl ही हाइड्रेट कंडीशन में रहता है, ठीक है। लिथियम का एक और बिहेवियर है कि जो इसके नाइट्रेट बनते हैं, ठीक है, जो इसका नाइट्रेट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट, वो भी थोड़ा अलग देखने को मिलता है लिथियम का, और बाकी अल्कली मेटल्स अदर का अलग मिलता है। जैसे लिथियम का जो नाइट्रेट है LiNO3, ठीक है, ये लिथियम का नाइट्रेट है। जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो लिथियम का नाइट्रेट टूटकर एक तो लिथियम का ऑक्साइड बनता है, एक NO2 बनता है और एक O2 बनता है, ठीक है। बाकी अदर अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट हैं उनको अगर हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो वो पूरा नहीं टूटते, वो NaNO2 बनाता है और प्लस O2 बनाता है। मतलब जो NO2 का फॉर्मेशन है वो सिर्फ लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन पर ही होता है, बाकी अदर अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट से NO2 गैस नहीं निकलती। सेम रिएक्शन फॉर अदर अल्कली मेटल्स। क्लियर, ये बात क्लियर है।
लिथियम का नाइट्रेट जो है वो थर्मली डिकम्पोज जब करता है तो अलग तरह की रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, बाकी अदर अल्कली मेटल्स की रिएक्शन वैसी रहती है जैसे सोडियम की है। यहाँ तो कोई परेशानी? सभी लोग आ गए कि नहीं आए हैं? अभी 21 हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो अल्कली मेटल्स में एक कंपाउंड जिसकी हमें एज ए लैब रिएजेंट की तरह यूज़ होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एज ए लैब रिएजेंट हम क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ले लेते हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ NaOH। केमिस्ट्री ऑफ NaOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शन जो कि एज ए लैब रिएजेंट के तौर पर यूज़ में आती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ NaOH में पहला जो प्रिपरेशन है वो बेसिक NaCl का, जो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से बेसिकली प्रिपेयर्ड होता है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट में भी आता है ये। ठीक है, क्या होता है एक्वस मोड में जब NaCl होता है। ठीक है, तो ये मेरे एनोड कैथोड हैं। ये है यहाँ पर एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में जो हमारा सॉल्ट है वो है हमारा NaCl एक्वस में। अब हमारे पास 4 आयन्स हैं। ठीक है, एक तो पानी है, पानी है इसका मतलब क्या है H प्लस और OH माइनस पानी में प्रेजेंट है, और NaCl में Na प्लस और Cl माइनस है। अब बात आती है एनोड की रिएक्शन की। ठीक है, क्या आती है एनोड की रिएक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलो। ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीडेशन के लिए दो लोग यहाँ पर कंटेस्टेंट हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, उनका ही ऑक्सीडेशन होगा। तो एक तरफ Cl है और एक तरफ OH माइनस है, किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन या फिर क्लोरीन का? कम पोटेंशियल पे वाटर का होगा और मतलब ओवर पोटेंशियल पे Cl का। बट अगर हम लोगों को काम करवाना है तो हम लो पोटेंशियल रखेंगे या प्रॉपर पोटेंशियल रखेंगे? बोलो। काइनेटिकली स्लो रखेंगे या हाई रखेंगे? काइनेटिकली हाई। हाँ ठीक है, तो डोमिनेट किसका करेगा? डोमिनेट Cl जो से। करेगा ऑक्सीडेशन वो किसका करेगा? क्लोरीन का करेगा। Cl माइनस जो है क्या बनाएगा? Cl2 प्लस यहाँ क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। और रिडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, सोडियम या H प्लस? H प्लस के होते हुए कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? एक्टिव मेटल कोई इलेक्ट्रॉन लेगा क्या H प्लस के होते हुए? बोलो। नहीं। कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? H प्लस लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा? H2 गैस बना देगा। तो एनोड से क्या निकलेगी? एनोड से हमारी Cl2 गैस निकलेगी, और कैथोड से क्या निकलेगा? ठीक है, H2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये दोनों चले जाएंगे, मतलब एक तरफ क्लोरीन चला गया, एक तरफ H चला गया, इधर से H प्लस चला गया, इधर से कौन चला गया? क्लोरीन चला गया। तो बच कौन गया? यही तो बच गया, दैट इज NaOH यहाँ से सॉल्यूशन में मिल जाता है। क्लियर है?
कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट इज कास्टनर कैलेंडर सेल। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कास्टनर कैलेंडर सेल को मरकरी कैथोड सेल भी बोल देते हैं। क्लियर? अब कास्टनर कैलेंडर सेल में क्या होता है, थोड़ा सा सेटअप में एक चेंज ये किया गया है कि जो कैथोड बनाया गया है वो मरकरी का बनाया जाता है। ठीक है, मतलब मरकरी होता है कैथोड पर। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो हमारा मरकरी क्योंकि डेंस होता है तो लोअर साइड पर कौन होगा, लोअर साइड पर हमारा मरकरी होगा। ठीक है, मरकरी ऐसा क्या यूज़ किया जा रहा है, कैथोड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एंड बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप है तो इसमें मल्टीपल सपोर्ट के लिए ये प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा एनोड पार्ट हो गया ऊपर, एंड नीचे क्या हो गया, कैथोड पार्ट हो गया, और बीच में क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट में हमारा यहाँ भी एक्वस NaCl ही होता है। ठीक है, एक्वस NaCl मतलब पानी प्रेजेंट है, मतलब H+ और OH- भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, ये मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? ठीक है, अब बात जब सबसे पहले आएगी एनोड की। ठीक है, एनोड की अगर रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे कौन जाएगा, बोलो, एनोड पे कौन जाएगा, लोग तो वही हैं। ठीक है, तो रिएक्शन एनोड पे क्या होगी, दैट इज 2Cl- जो है क्या बना देगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे कौन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में कोई छोटा, हमसे छोटा, ठीक है, कोई भी छोटा पर्सन होता है और कोई गेट खटखटाता है तो कौन खोलता है। अगर घर में कोई छोटा पर्सन प्रेजेंट है, छोटा मतलब हाइट वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एज वाइज, अगर कोई प्रेजेंट है तो गेट अगर कोई नॉक कर रहा है तो कौन ओपन करने जाएगा, बोलो। छोटा वाला। बट अगर तुम्हें ये पता है कि गेट नॉक करने वाला जो है वो डोमिनोज की तरफ से है तो है, अगर बच तुम्हें जाएंगे। इस चीज का रिस्क है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो रिसीव करेगा वही उसको गायब कर देगा, ठीक है, तो फिर किसको जाना पड़ेगा, उसी पर्सन को जाना पड़ेगा, भले से वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहने का मतलब ये है, कैथोड पे कौन बैठा है, मरकरी बैठा है, तो कैथोड पर मेटल जाना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक बार मेटल अगर कैथोड पर बन गया तो अमलगम बन जाएगा। ये अमलगम बनने की एफिनिटी है कि यहाँ पर सोडियम अपना जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल होता है उसको डाउन कर लेता है, सो दैट कि वो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल के थ्रू क्या कर देता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मरकरी के साथ कंबाइन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जो है, सोडियम Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर क्या बनाएगा, 2Na बनाएगा, और ठीक है, ये Na जो है मरकरी के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 2NaHg बना लेगा, मतलब सोडियम अमलगम यहाँ पर बन जाएगा। तो जो कैथोड है, कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, बाद में अगर कैथोड हटाएंगे तो वहाँ पर सोडियम अमलगम मिलेगा। अब सोडियम अमलगम से हमारे काम की चीज़ कैसे अलग होगी, बाद में सोडियम अमलगम को सेपरेट करके इसको सिर्फ अगर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मरकरी जो है वो अलग हो जाएगा, और जो साथ में मिलेगा 2NaOH अलग मिलेगा, और साथ में H2 गैस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से NaOH जो है अमलगम से यहाँ NaOH जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज कास्टनर कैलेंडर सेल।
कास्टनर कैलिनर सेल स्पेसिफिक टू NaOH का प्रिपरेशन है, ठीक है। मतलब ये फिक्स वो रिएक्शन है जो कि जैसे हम लोगों ने एक डिस्कस किया था उस टाइम पर H2SO4 का, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करी थी। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या था, स्पेसिफिक था, ठीक है, किसके लिए, H2SO4 के लिए, ठीक है। अच्छा, कैलिनर की स्पेलिंग शायद मैंने वो कर दी है। कास्टनर कैलिनर सेल प्रिपरेशन क्लियर हुई, यस। ठीक है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो बेस जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस हर उस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा जिसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। जो भी एसिडिक नेचर रखता है उसके साथ रिएक्शन, तो मैं तुम्हें एज ए रिएक्शन दे रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी सारे तुम्हें पता भी हैं, ठीक है। ट्राई करो बनाने का, काफ़ी चांसेस ये हैं कि जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे वो सही निकलेगा, क्योंकि जर्नल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे इसमें। करो ट्राई, एक बार ट्राई करो। कर लिया ट्राई, बोलो।
हेलो हेलो। हो यस गया सर, ट्राई? 1 मिनट सर। अभी कर रहे हो? अपने बेसिस पे कुछ भी ऐसा मिला के कंपाउंड बनाने का ट्राई करो, ठीक है? करें डिस्कस? बोलो। यस सर। ठीक है। CO2 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये देखो, CO2 जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक है, ठीक है, और ये सामने वाला बेसिक है। तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो दैट इज Na2CO3 प्लस H2O। क्लियर है? अच्छा, CO2 का एब्जॉर्बर भी कहा जाता है बेस, मतलब NaOH और KOH जो हैं, ठीक है, वो क्या कहे जाते हैं? CO2 का एब्जॉर्बर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एब्जॉर्बर ऑफ CO2, दैट इज KOH या NaOH। क्या होता है? CO2 अगर हम पास करेंगे तो ये ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। अगर एक सॉल्यूशन है NaOH का, KOH का, तो वो क्या करेगा? CO2 को ट्रैप कर लेगा। तो एब्जॉर्बर जो है, अलग अलग गैस के एब्जॉर्बर हैं, वो इसी नेचर के बेसिस पर है कि वो रिएक्ट कर लेते हैं। SO2 का भी जो ऑक्साइड है वो भी एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? Na2SO3 प्लस H2O बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। NO2 का ऑक्साइड भी क्या है हमारा? बट NO2 का जो ऑक्साइड होता है ना, वो एक एसिड से मिलकर नहीं बनता। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दो एसिड का डिहाइड्रेशन से बनता है। ये बनता है HNO2 के और HNO3 के डिहाइड्रेशन से। तो जब कभी भी इसमें पानी डालते हैं या बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों एसिड के प्रोडक्ट जो हैं वो मिलते हैं। तो दैट मीन्स एक क्या मिलेगा? NaNO2 मिलेगा और एक NaNO3 मिलेगा। दोनों एसिड के पार्ट मिलेंगे प्लस वाटर, ठीक है, क्योंकि NO2 जो है वो अनहाइड्राइड है दोनों एसिड का कंबाइनली, ठीक है। H3PO3 में कितने एसिडिक एच हैं बताना जरा मुझे। H3PO3 में कितने एसिडिक एच हैं? बोलो। H3PO3 में कितने एसिडिक एच हैं? सर 2। कितने? 1 2 3 कितने? H3PO4 जो होता है उसमें 3 एसिडिक एच होते हैं, ठीक है। H3PO3 में 2 होते हैं, H3PO2 में 1 होता है। जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड H होता है वही एसिडिक H होता है। अब यहाँ पर जो बेस के साथ रिएक्शन करने पे जो H निकलेगा वो वही होगा जो एसिडिक H होगा। तो 2 एसिडिक H है इसमें, तो यहाँ बनेगा Na2HPO3 प्लस साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, दैट इज 2H2O। ओके। Mn2O7
प्लस NaOH में अगर बात करें तो रिएक्शन करके जो बेसिकली मिलेगा ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होकर क्या बनेगा, ये HMnO4 मिलता है। तो यहाँ एसिडिक एच हट के क्या मिल जाएगा, NaMnO4, ठीक है, और प्लस H2O, इस तरीके से मिलेगा। क्रोमियम में अगर हम पानी डालते तो क्या मिलता है, H2CrO4 मिलता। इससे अगर पानी डालते तो इसमें क्या मिलता है, H2CrO4 मिलता, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एसिडिक एच हट के क्या बन जाएगा, Na2CrO4, दैट इज सोडियम क्रोमेट। अच्छा ये कलर मैं बता दूं, NaMnO4 ये तो किस कलर का है, पर्पल कलर का, जैसे KMnO4 होता है, ठीक है। और Na2CrO4 किस कलर का होगा, सोडियम क्रोमेट किस कलर का होगा, बोलो। किस कलर का होगा बोलो। नहीं समझ में आ रहा। सर येलो का। येलो कलर का। येलो कलर का ना लाइक इसमें, मतलब इसमें दिमाग, ठीक है। H2O क्रोमेट जो होता है वो येलो होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, क्लियर। K2Cr2O7 जो होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, ठीक है। और क्रोमेट जो होता है वो येलो होता है, ठीक है। NH4Cl जो कि एसिडिक सॉल्ट है, तो बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaCl बन जाएगा। NH4OH टूट कर क्या दे देता है, NH3 प्लस H2O, मतलब अमोनिया प्लस वाटर यहाँ प्रोड्यूस करता, अमोनिया एज अ गैस जो है यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक सॉल्ट है, जिसमें PH3 जो कि वीक बेस है और HI स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर सॉल्ट मिला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, PH4OH मिल जाएगा, प्लस NaI साइड हो जाएगा, और PH4OH जो है टूट के PH3 प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। PH3 का नाम क्या होता है बेटा, PH3 का नाम, PH3 का नाम पता है कि नहीं पता है, फोस्फीन। जो रोटन फिश स्मेल का कंपाउंड होता है वो यही है, सर ठीक फॉस्फीन या फिर फॉस्फेन? है। फॉस्फीन या फिर फॉस्फेन? फोस्फीन नहीं, फोस्फीन, रोटन फिश स्मेल। रोटन एग स्मेल किसकी होती है, H2S की होती है, ठीक है। दिस इज रोटन फिश स्मेल। अच्छा दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये तो तुम्हें पता है ना कि कहीं से अगर अमोनिया निकल रही होती है, तो अगर वहाँ पर हम लोग HCl अगर हम लोग पास कर दें तो क्या हो जाती है, वाइट फ्यूम्स बन जाती हैं, ठीक है। वो वाइट फ्यूम्स किसकी होती हैं, यहाँ से अगर मान लो NH3 इवॉल्व हो रही है और यहाँ से क्या कर दें हम लोग, HCl पास कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाए, NH4Cl के वाइट फ्यूम्स मिलती हैं, क्लियर है। तो ये अमोनिया का इस तरह से टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी, ये हमारे रिएक्शन विद एसिड के तौर पर यहाँ रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सॉल्ट्स। रिएक्शन विद सॉल्ट्स, तीन टाइप के सॉल्ट से यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है। फर्स्ट इज ऐसे मेटल सॉल्ट्स, ऐसे मेटल सॉल्ट्स जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस precipitate which is not dissolve in
dissolve in excess NaOH। तो एक्सेस NaOH में वही हाइड्रोक्साइड डिजोल्व नहीं हो पाते जो एम्फोटेरिक के नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे अगर सॉल्ट की बात करूँ, जैसे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 का एक्वस सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लोग अगर NaOH डालते हैं, बेस डालते हैं, तो शुरू में हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इस प्रेसिपिटेट को जब हम डिज़ोल्व करने जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ NaOH में डिज़ोल्व करते हैं, तो साथ में क्या मिलेगा इसके, दैट इज़ Na2SO4, ठीक है। ये फर्दर दैट इज़ एक्सेस ऑफ NaOH में डिज़ोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं होता है, नॉट सोल्यूबल। रीज़न ये है, एक्सेस में वो डिज़ोल्व करते हैं जिनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, कॉपर एम्फोटेरिक नेचर वाला नहीं है। तो ऐसे मेटल सॉल्ट जो कि प्रेसिपिटेट तो बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बट डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ऐसे मेटल सॉल्ट जो कि हाइड्रोक्साइड प्रीपिटी बनाते हैं और साथों साथ घुल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये घुल जाने वाले कौन होंगे, एम्फोटेरिक वाले होंगे, ठीक है। दैट इज मेटल salt produce hydroxide precipitate which is soluble in excess of NaOH, ठीक है। तो जैसे मान लो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट में अगर मैं NaOH डालता हूँ तो मुझे लेड का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिलेगा, दैट इज PbOH होल ट्वाइस। वाइट कलर का क्या मिलेगा, ये प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब इस लेड नाइट्रेट में अगर मैं फर्दर एक्सेस में, मतलब बेसिकली 2NaOH 1:2 एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बनाता है, डिज़ोल्व कर जाता है, डिज़ोल्व करके बनता है Na2PbOH होल 4। ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये कॉम्प्लेक्स एक सॉल्यूशन फॉर्मेट में मिलता है, मतलब यहाँ पर ये डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। लेड का जो हाइड्रोक्साइड है ये किस तरह से रिएक्ट करा है, यहाँ पर एज अ एसिडिक नेचर शो किया है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक बेसिक दोनों हो सकता है, तो एक्सेस के साथ वही रिएक्शन करता है जो एम्फोटेरिक नेचर का हो। ऐसे मेटल सॉल्ट जिनका मेटल एम्फोटेरिक होगा वो इस तरह की रिएक्शन शो करेंगे NaOH के साथ, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी जो मेटल सॉल्ट की होती है वो बेसिकली ऐसे मेटल सॉल्ट्स होते हैं जो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ना बना के ऑक्साइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, दैट इज ऐसे मेटल आयन which produce oxide precipitate with NaOH, ठीक है। तो जैसे ये अपना सिल्वर है, ठीक है, जैसे AgNO3 में अगर मैं NaOH रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मिलता है Ag2O, दैट इज सिल्वर का ऑक्साइड प्लस 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर, डायरेक्टली जो है ये ऑक्साइड प्रेसिपिटेट मिलता है। ऐसी सिचुएशन और लोगों के साथ भी होती है, Ag तो है ही, ठीक है। ऐसी सेम सिचुएशन सेम फॉर Hg+2 और Hg2+2, ठीक है, उनके साथ भी सेम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट मिलता है डायरेक्टली, ठीक है, और इसमें Au भी रहेगा। Ag तो ऊपर ले लिया हमने, दैट इज Au+,
ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं डायरेक्ट बेस के साथ। ठीक है, पहला केस क्या था हमारा, ऐसे मेटल सॉल्ट्स जो कि हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट तो बना पा रहे थे बट डिजोल्व नहीं हो पा रहे थे, दूसरे डिजोल्व हो पा रहे थे, तीसरे डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। ठीक है, लिखो इसको। सर वो कैटेगरी ए का रिएक्शन दिखाना। लो देखो, लिख लिया। फर्स्ट था रिएक्शन विद एसिड, सेकंड था रिएक्शन विद सॉल्ट। ठीक है, थर्ड होता है दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कुछ फेमस रिएक्शन भी हैं, जैसे वाइट फॉस्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ABCD कर ले लेता हूँ। वाइट फॉस्फोरस के साथ जब हम लोग NaOH की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और इतनी फेमस है क्वेश्चन वाइज, मतलब इतना पूछा जाता है बहुत। NaOH की रिएक्शन जब भी कराते हैं हम वाइट फॉस्फोरस के साथ, तो फॉस्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, एक तो बनाता है PH3 और एक बनाता है NaH2PO2। ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ क्या था, 0 में था, यहाँ -3 में चला गया और यहाँ +1 में आ गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझते हो, तो 0 से +1 में भी गया है और साइमल्टेनियसली -3 में भी गया है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही एटम का, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये वाइट फॉस्फोरस के साथ ही देखने को मिलता है। ठीक है, NaOH के साथ। क्लियर। सिमिलर सेंस में यहाँ पर सल्फर के साथ भी कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, ऑल्दो इतनी फेमस नहीं जितना फर्स्ट वाइट फॉस्फोरस वाली है। सल्फर के साथ जब NaOH लेते हैं, ठीक है, NaOH लेते हैं तो एक तो बनाता है Na2S दैट इज सल्फाइड, ठीक है, और एक बनाता है Na2S2O3, ठीक है, दैट इज थायोसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो ये यहाँ पर -2 में है, यहाँ पर 0 में था, और थायोसल्फेट में अगर बात करें तो हमारा निकल कर आता है +2। ठीक है, तो 0 से +2 भी जा रहा है और -2 भी जा रहा है। ठीक है, क्लियर, ये स्टार वाली रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड, हेलोजन के साथ NaOH की रिएक्शन दो कंडीशन में, एक तो डाइल्यूट एंड कोल्ड और एक हॉट एंड कंसनट्रेटेड। ठीक है, मैं इसे डिफरेंट कलर के साथ ले लेता हूँ। ठीक है, X2 मतलब यहाँ पर हेलोजन्स हमारे कौन कौन से होंगे, हेलोजन जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये लोग। ठीक है, X2 के साथ जब मैं NaOH लेता हूँ लाइट मोड में, लाइट मतलब कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में जब NaOH लेता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है एक तो NaX मतलब जैसे NaCl हो गया, ठीक है, प्लस NaOX। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे Cl2 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊँ सेम यही, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा NaCl प्लस फिर क्या मिलेगा NaOCl। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्स कर जाते, जैसे एसिडिक मीडियम से ये यहाँ आया है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं H+ डाल दूँ, क्या कर दूँ, H+ डाल दूँ, तो ये कॉम्प्रोपोर्शनेट करके क्या कर चला जाता है, पीछे चला जाता है।
अच्छा ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही एग्जांपल है, ध्यान से देखो। तो यहाँ x पर -1 आया है और यहाँ x +1 में है, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही एग्जांपल है, 0 से +1 और -1। ये है कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है इसका जो हॉट एंड कंसनट्रेटेड में होता है, x2 वही x2 है सेम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, NaOH लिया जा रहा है, बट NaOH लिया जा रहा है हॉट एंड कंसनट्रेटेड कंडीशन में, जो कि फर्दर रिएक्शन कराएगा। दैट मीन्स NaX तो बनेगा ही, बट जो ऑक्सी एसिड बना था ये बड़ा वाला ऑक्सी एसिड बनता, मतलब NaXO3 बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले हम लोग Cl2, सेम ये रिएक्शन कराकर एक क्या मिलेगा, NaCl बनेगा, और साथों साथ क्या मिलेगा, NaClO3 मिलेगा। यहाँ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स क्लोरीन यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पर +5 है। तो 0 से -1 और +5 डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। और इसमें भी अगर मैं एसिडिक मीडियम H+ हीट कर दूं तो ठीक है, वापस से क्या मिल जाता है, X2 मिल जाता है। क्लियर। ये जो हेलोजन के साथ ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस वाली और एक हेलोजन कोल्ड एंड हॉट कंडीशन। कोल्ड की रिएक्शन अलग, कोल्ड में फ़र्क क्या आ रहा है, देखो ये जो मेन डिफ्रेंशिएटिव प्रोडक्ट है वो ये है कि जब लाइट मोड ले रहे हैं तो हल्का वाला ऑक्सी एसिड का सॉल्ट बन रहा है, जब कंसनट्रेटेड मोड ले रहे हैं तो फर्दर रिएक्शन करके, ठीक है, क्या बन जा रहा है हमारा NaXO3 बड़ा वाला ऑक्सी एसिड बन जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? यस। ओके, ठीक है। एंड इसका लास्ट पार्ट, ये रिएक्शन विद नॉन मेटल्स था, लास्ट होता है रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। हाँ वैसे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते नहीं हैं, ठीक है, बट जो एम्फोटेरिक वाले मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। तो और कोई मेटल्स नहीं है, एम्फोटेरिक के लिए बात हो रही है, दैट इज़ फॉर एम्फोटेरिक्स, ठीक है। एम्फोटेरिक कौन कौन से थे, जनाब अली ने बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, यही तो थे, जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। तो इनमें से कुछ की रिएक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे जिंक, जब हम लोग जिंक के साथ क्या करते हैं, NaOH रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये तो आई थिंक पुरानी रिएक्शन है, सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और साथ में ये क्या मिलता है, H2 गैस मिलती है। एल्युमिनियम जब NaOH के साथ यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3/2 H2। क्लियर। ऐसे ही लेड की रिएक्शन होती है, लेड प्लस 2NaOH प्लस H2O, यहाँ बन जाता है Na3 नहीं, दैट इज Na2PbO3 प्लस H2 गैस, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है हमारी एम्फोटेरिक वाले मेटल्स के साथ। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई परेशानी इनमें? लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया? हो गया यहाँ पर, चले आगे।
यस सर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी NaOH की, ठीक है, जो कि अल्कली मेटल्स का पार्ट था। ठीक है, अच्छा, अल्कली मेटल्स में या अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंबाइन करके ना कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे सोल्युबिलिटी पूछी जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो गई। ठीक है, या फिर अगर बात करें हम लोग हाइड्रेशन में कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, कुछ अदर प्रॉपर्टीज है, जैसे रेडियस वाली बात हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन, ये सब जो है वो कंबाइनली होते हैं। ठीक है, ऑल दो आयनाइजेशन, साइज और हाइड्रेशन, इसका आइडिया तो लगा लेते हैं कि चार डेंसिटी के बेसिस पे लगा लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, सोलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, बट हम लोग कंबाइनली बात करेंगे, उसमें अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का सेपरेशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिक मोड में पहले एक बार अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए, दैट इज ग्रुप 2, ग्रुप सेकेंड A, that is alkaline earth metals। कौन कौन से लोग होते हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन कौन से होते हैं, बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अब इनमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारा जो बेरिलियम मैग्नीशियम है वो तो इतना इशू नहीं है इनका। ठीक है, बट ये तीन जो चीज़ें हैं इनको किस में रखना पड़ता है, पैराफिन ऑयल मतलब केरोसिन ऑयल जैसी चीज़ में रखना पड़ता है, दैट इज स्टोर्ड इन पैराफिन ऑयल। ठीक है, दूसरा फ्लेम टेस्ट में भी अगर बात करें तो फ्लेम टेस्ट में भी जो कलर्स आते हैं, ठीक है, वो इन तीन के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम का जो कलर होता है वो होता है ब्रिक रेड। ठीक है, स्ट्रोंशियम का जो कलर होता है वो होता है क्रिम्सन रेड। ठीक है, और बेरियम का जो कलर होता है वो होता है एप्पल ग्रीन। देखो एप्पल ग्रीन यही कलर है कि जिससे लिख रहा हूँ मैं, जो ग्रीन कलर का एप्पल आता है, ठीक है, वो जो कलर होता है वो बेसिकली बेरियम का कलर होता है। एप्पल ग्रीन कहीं और वर्ड आएगा भी नहीं। ठीक है, एप्पल ग्रीन जो है बेरियम के लिए ही यूज़ करते हुए नज़र आएगा तुम्हें। क्लियर? ठीक है, अच्छा, पहले दो लोग जो हैं, पहले दो लोग मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं, ठीक है, वो फ्लेम पर कलर नहीं देते हैं, क्योंकि फ्लेम पे कलर देने के लिए क्या होना होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होना होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन जो है वो बेरिलियम मैग्नीशियम को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी रहती है। ठीक है, तो इन दोनों में कलर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ नो कलर, नो कलर ड्यू टू no color on flame due to high excitation energy, स्मॉल साइज होने की वजह से। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई फ्लेम कलर नहीं होता फ्लेम पर। ठीक है, इसमें तीन कलर की बात अगर होगी तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम पर ही बात होती है। ओके, और रेडियम तुम्हें पता है क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव है, रेडियम इज रेडियो एक्टिव। ओके, ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ रिएक्शन विद वाटर की, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर की अगर हम बात करें तो सबकी रिएक्शन अलग अलग तरीके से रहती है। जैसे बेरिलियम की अगर मैं बात करूं, तो बेरिलियम में अगर मैं कोल्ड वाटर डालता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इवन हॉट वाटर डालने पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। बेरिलियम सिर्फ रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। स्टीम मतलब हॉट कंडीशन में जब हम वाटर डालते हैं, H2 गैस, स्टीम इज H2 गैस,
तो उस दौरान क्या होता है, बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है और प्लस H2 बनता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ डायरेक्ट क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, और वो भी किसके साथ, स्टीम के साथ, मतलब कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी का आइडिया आपको यहाँ से बताया जा रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम में अगर मैं कोल्ड वाटर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होती, बट यहाँ मैग्नीशियम में हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है। और हॉट वाटर लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज होती है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, MgOH होल ट्वाइस को कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो जैसे बेरिलियम ने सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करी, मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, सर हॉट, बोलो। पर जैसे बहुत सारी चीजों में ऐसे मिल्क ऑफ ऐसे करके बोल देते, बहुत सारी में तो नहीं, लेकिन एक दो में जैसे मैग्नीशियम में, इसका कोई रीजन है? वाइट कलर, बस यही रीजन होगा शायद हाँ से। हाँ हाँ, बस वही है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसकी वजह से बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम या फर्दर नीचे वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या हैं, नीचे जाते वक्त जो है विग्रस रिएक्शन होती है, और विग्रस रिएक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 फॉर्म होता है, ठीक है। जैसा सीजियम की रिएक्शन जो है और फास्ट होती थी नीचे जाते वक्त, ऐसा ही कुछ डाउन द ग्रुप वाटर की रिएक्शन यहाँ भी तेज होती जाती है, क्लियर। बेरिलियम के साथ सिर्फ स्टीम में रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ हॉट वाटर में, एंड ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम के साथ स्ट्रोंशियम और बेरियम में इस तरह की रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, लिखो। क्लियर है रिएक्शन विद वाटर। चलें आगे, यस सर। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बात कर लेते हैं, जैसे अल्कली मेटल में बात करी थी वैसे ही, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो एक लिमिटेड सिचुएशन होती है और एक जब खुले में छोड़ा जाता है, दैट इज एक्सेस कंडीशन में, ठीक है। तो अगर मैं कोई सा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल लूँ, ठीक है, और उसको मैं लिमिटेड सप्लाई दूँ, क्या दूँ, लिमिटेड अमाउंट में क्या करा जाए, O2 की सप्लाई दी जाए, ठीक है, तो उस दौरान, ठीक है, ये क्या है मेरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, कोई सा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें, ठीक है, तो उस दौरान क्या मिलता है, MO मिलता है। MO मतलब यहाँ पर सारे M जो हैं वो +2 वाले होते हैं, तो MO का मिलना मतलब दैट इज ऑक्साइड फॉर्म में सिचुएशन मिलती है, मतलब M+2 और O2-, ठीक है। तो लिमिटेड में ये हर एक जो है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और वहाँ भी ऐसा ही था कि वहाँ भी ऑक्साइड ही बनाते थे, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ एक्सेस में, ठीक है, तो एक्सेस में दो केस हैं, ठीक है, कि मेटल, कुछ मेटल जो हैं वो, कुछ मेटल जो हैं वो एक्सेस O2 के साथ हाफ O2 एक्सेस में लेने पर वो भी क्या बनाते हैं, MO ही बनाते हैं। अब ये M कौन कौन से हैं, ये हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीन लोग जो हैं ऑक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है। तुमने देखे भी हैं इनके ऑक्साइड, तुम अगर देखो, बेरिलियम ऑक्साइड देखा है तुमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा है तुमने, और कैल्शियम ऑक्साइड देखा है, ये सभी क्या होते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं। बाकी अदर जो हैं, जो अदर मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 एक्सेस में रिएक्ट करके, ठीक है, बनाते हैं MO2। MO2 का मतलब क्या है, M यहाँ पर +2 है और O2 2- है, तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, बोलो।
कौन सी कैटेगरी हो जाएगी ये? ऑक्साइड पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? पेरोक्साइड। क्या है ये? पर ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड बनाते हैं विद, ठीक है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के केस में पर ऑक्साइड बनता है, बाकी अदर के केस में क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। यहाँ कोई सुपर ऑक्साइड वाला केस नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। करो ट्राई। करा ट्राई। बोलो क्या क्या आ रहा है? क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है बताओ। ट्राई कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ। करंट डिस्कस। सर पहले में बेरियम पर ऑक्साइड बनेगा क्या?
से BaO2 हाँ, फिर Ba ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, BaO2 मिलेगा। BaO2 को हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक तो बेरियम BaOH2 का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगा, यही तो मिलेगा। पेरोक्साइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक हाइड्रोक्साइड बनता है और एक H2O2 बनता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम को जब एयर के साथ बर्न करेंगे, एयर में दो चीज़ें हैं, एक तो O2 है और एक क्या है, N2 है, ये तो पता है ना, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न करते हैं तो एक तो ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड क्या मिलेगा, दैट इज MgO मिलेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक नाइट्राइड मिलेगा, दैट मीन्स मैग्नीशियम के साथ मिलकर Mg जो है वो मिलकर क्या बनाता है, Mg3N2 बनाता है, नाइट्राइड, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Mg3N2, एंड यहाँ पर, ठीक है, एक O2 के साथ मिल गया और एक क्या मिल गया, N2 के साथ, वन इज ऑक्साइड सेकेंड इज नाइट्राइड, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्स नाइट्राइड को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो यहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलेगी बताओ, मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक F मिल रहा है और एक G मिल रहा है, अमोनिया मिलेगा क्या सर? और दूसरी चीज़ दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, हाँ, तो एक पेट दर्द की दवा मिलेगी, ठीक है, और एक क्या मिलेगी, दैट इज पंजेंट स्मेलिंग गैस, दैट इज अमोनिया, क्लियर, MgH होल ट्वाइस और एक अमोनिया, क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, नाइट्राइड का जो खेल है, नाइट्राइड सिर्फ कौन कौन बना पाते हैं, ठीक है, सिर्फ लिथियम ही है, ठीक है, लिथियम अल्कली मेटल्स में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो सिर्फ लिथियम है जो कि N2 के साथ मिलकर Li3N बना सकता है, ठीक है, लिथियम ओनली अल्कली मेटल है, ठीक है, जो ये काम करता है, ओनली अल्कली मेटल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम के साथ अगर ये रिएक्शन कराएं तो N2 नाइट्राइड नहीं बनाता है, सिर्फ लिथियम के साथ ही ये रिएक्शन होती है। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर मैं बात करूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में सभी लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं, ठीक है, सभी, ओके। all alkaline earth metal can react with N2 to form nitride, but alkali metal में, ठीक है, सिर्फ लिथियम ही ये काम कर पाता है, और ये चीज़ समझाई भी जाती है लेटेस्ट एनर्जी के थ्रू कि अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम की ही चार्ज डेंसिटी इतनी प्रॉपर है कि वो लेटेस्ट एनर्जी में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जिससे वो नाइट्राइड फॉर्म कर पाए, ठीक है। बट अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है कि +2 चार्ज आने की वजह से सभी लोग इतने कैपेबल या इतनी लेटेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि नाइट्राइड फॉर्म हो पाए, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है लिथियम के केस में, ठीक है, लिथियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अदर अल्कली मेटल्स नहीं फॉलो करते, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट इसकी एक और चीज़ है, दैट इज सोलिबिलिटी इन, जो हम लोग बिरजू वाली बात हुई थी, सोडियम जब लिक्विड अमोनिया में ऐड करते हैं, तो दूसरा केस ये है कि सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 में अल्कलाइन अर्थ मेटल की सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन वैसी ही रहती है जैसे अल्कली मेटल के लिए थी, ठीक है, जैसे वहाँ भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, यहाँ भी इस तरह की सिचुएशन मिलती है, बट यहाँ क्या होता है कि हमारा सभी लोग
ये कंडीशन नहीं रहती है, सभी लोग ये नहीं वो कर पाते हैं। सिर्फ कौन रहते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर जो हमारे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है वो ही कर पाते हैं। दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम प्रोड्यूस डार्क ब्लू solution in liquid ammonia, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, वैसे ही जैसे अल्कली मेटल्स की रहती हैं। मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लू solution is similar to alkali metals, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ अगर मैं बताऊँ, जब हम लोग यहाँ हमारे पास लिक्विड अमोनिया था, लिक्विड NH3, ठीक है, इसमें जब हम लोग डालते हैं क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, दैट इज़ बेरिलियम और मैग्नीशियम ये नहीं शो करते हैं, वही एक्साइटेशन वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक ब्लू कलर का डार्क सॉल्यूशन मिलता है, डार्क ब्लू कलर का या इंक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज़ ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इस ब्लू सॉल्यूशन में जब जो अमोनिया है, अमोनिया ट्रैप होकर बेसिकली बैठी थी। अच्छा ये कब हुआ, अमोनिया जब इसमें डली तो इवोल्यूशन ऑफ या इवोल्यूशन बोलें, इवेपोरेशन बोल देते, इवेपोरेशन ऑफ अमोनिया, इवेपोरेशन ऑफ अमोनिया पर यहाँ एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज MnH3 होल 6 हेक्सा अमोनिएटेड मेटल, ठीक है। अमोनिया के रिलीज होने पर एक कंपाउंड बनता है, दैट इज हेक्सा अमोनिएटेड मेटल। एंड ये हेक्सा अमोनिएटेड मेटल थर्मली डिकम्पोजिशन पर, ठीक है, ये क्या बनाता है, MnH3 होल 2, दैट इज मेटल नाइट्रेट, ये NH2 मेटल अमाइड बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का अमाइड, जैसे सोडामाइड होता है NaNH2 होता है, ठीक है, ये वैसा ही कंपाउंड बना है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ बना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर H2 गैस एंड अमोनिया रिलीज होती है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्या मिलता है, मेटल अमाइड मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन इसका अलग होता है। ब्लू कलर की सिचुएशन सेम ही है, ठीक है, जैसा हमारा अल्कली मेटल में था। क्लियर है? अच्छा ये इवोल्यूशन जो अमोनिया जो रिलीज़ हुआ था वो बेसिकली कब होता है, जब थोड़ा हीटिंग कंडीशन पर ये रिलीज़ हुआ है, ठीक है। जब थोड़ा हीट करते हैं तो अमोनिया जो रिलीज़ होती है, अमोनिया रिलीज़ करके क्या मिलता है, दैट इज़ ये फॉर्म होता है और उसी हीटिंग पे फर्दर क्या हो जाता है, अमाइड प्रोड्यूस करता है डिकम्पोज करके। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और जितनी प्रॉपर्टी है वो उसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। पहले अल्कली मेटल के साथ वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन था, अब क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रहता है, ठीक है। वही पैरामैग्नेटिक है, वही उसका नेचर ब्लू कलर है, कंडक्टिंग है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने वो ली। अभी हम ब्रेक